नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेके जो डर था, जो खौफ था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और जब खुली चुनौती देते हैं तब सत्ता के लिए संकट शुरू हो जाता है। ये नारे लगना ये दिखाता है कि विपक्ष के अंदर अब इनका कोई डर बचा नहीं। ये राहुल गांधी की नई लीडरशिप है। तो आज नहीं कल वो नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होगा। राहुल गांधी का आकलन सिर्फ एक शब्द अभय से होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी की के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी उनका विरोध करके सरवाइव कर सकता? राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी खासियत है उनके मन में निडरता। ये दिखाता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के मन में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेके एक डर बैठ गया है। क्या सच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से निपटना मोदी को भारी पड़ने लगा है? हाल के वर्षों में राहुल गांधी ने जनता के बीच अपनी मेहनत, जुनून और जुड़ाव के दम पर एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत हुई, वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार उनके हमलों से अब असहज नजर आती है। पहले उन्हें पप्पू कहा जाता था, वो ऐसी छवि बनाई गई थी सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अब उनकी जमीन पर पकड़ और सोशल मीडिया की लोकप्रियता देख लोग उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री तक कहने लगे हैं। लोग उन्हें न सिर्फ एक नेता बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देख रहे हैं जो उनकी बात सुनता है। एक पत्रकार ने लिखा कि भाजपा ने 10 साल तक राहुल को पप्पू साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज वो उनके लिए पापा बन गए हैं। ये पप्पू और पापा का ये अलग खेल है। बिहार में अभी राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा पर है और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि 60% जनता उनके आरोपों से सहमत है जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। सर्वे की बात दूसरे शो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की एक उभरते हुए नेता के तौर पर। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी वाकई भारतीय राजनीति में नई पहचान बना चुके हैं और उनका कद आगे कहां तक जाएगा, और राहुल का कद कितना बड़ा है और कितना बढ़ रहा है, क्या ये फ्यूचर बताएंगे। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी कि उनका फ्यूचर राजनीति में क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, और वो अपनी पैनी नजर से बताएंगे कि राहुल गांधी की राजनीति किस करवट आगे बढ़ रही है। आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, राहुल गांधी में बात करने के पहले मैं राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। और मेरा मानना यह है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर पहले प्रधानमंत्री देश के नहीं बनते तो भी एक साहित्यकार के तौर पर, एक इतिहासकार के तौर पर, एक गद्य लेखक के तौर पर भी दुनिया में उनका बहुत नाम होता। बहुत ही खूबसूरत भाषा थी उनकी और बहुत ही अच्छी किताब, इतिहास की बड़ी अच्छी समझ के साथ उन्होंने लिखी थी। इस किताब में वो उस हिस्से का जिक्र करते हैं जब महात्मा गांधी भारत की राजनीति में अवतरित होते हैं दिसंबर 1914 के अंत में। और उसके बाद से देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। लोग, जो कांग्रेस पार्टी, जो कुछ इलीट लोगों का एक क्लब हुआ करता था, वो अचानक एक मास ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाता है, एक जन आंदोलन में बदल जाता है, एक जन पार्टी के तौर पर बदल जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि गांधी जी ने जो सबसे बड़ा बदलाव भारत की राजनीति में किया था वो ये था कि उन्होंने लोगों के मन में जो खौफ था, जो अंग्रेजी साम्राज्य को लेकर जो खौफ था, जो ब्रिटिश सरकार को लेकर जो खौफ था, जो डर था, और वो डर ऊपर से नीचे तक था। जो बड़े पदों पर थे वो भी डरते थे, जो आम जनता थी वो भी डरती थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास सेना थी, अंग्रेजों के पास पुलिस थी, अंग्रेजों के पास कानून था, और अंग्रेज उसका बहुत क्रूरता के साथ इस्तेमाल भी करते हैं। जलियांवाला बाग उसका एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने। तो नेहरू लिखते हैं कि गांधी ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर देश की राजनीति में और लोगों के मानस में एक बड़ा बदलाव किया। जो अंग्रेजों का जो खौफ था उसको खत्म कर दिया, जो अंग्रेजों का जो डर था उसको खत्म कर दिया। उन्होंने लोगों को अभय की बात सिखाई। अभय माने डर नहीं, अभय यानी जिसको डर नहीं है, जिसको भय नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू जब गांधी जी के बारे में कहते थे, और जब मैं वो पढ़ रहा था तो पढ़ने के बाद मुझे अचानक ध्यान आया कि राहुल गांधी ने इसी संसद में एक भाषण में पिछले दिनों, जब वो लोकसभा के अंदर लीडर ऑपोजिशन बने, तो उन्होंने अभय शब्द का इस्तेमाल किया था और अभय मुद्रा का जिक्र किया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी और जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया था।
लेकिन पिछले 1.5 साल की यात्रा को अगर आप देखें राहुल गांधी की, और उसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तो उन्होंने भारत के विपक्ष के मन में जो सरकार को लेके जो डर था, नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेके जो डर था, जो खौफ था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लोगों के मन में यह डर था कि ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी नेता को, विपक्षी नेता को कभी भी जेल भेज सकते हैं। उनके खिलाफ कभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई, पुलिस और तमाम न जाने कितने और संगठन जो है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो आके उनका जीवन तबाह कर सकते हैं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के एक नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे रात की नींद अच्छी आती है क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं रहता कि कोई एजेंसी मेरे घर पे रात में आके ठकठकाएगी। ये हालत थी। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से देश के दो मुख्यमंत्री, कोई मामूली आदमी नहीं, मुख्यमंत्री अपने आप में ही बहुत पावरफुल आदमी होता है, बहुत ही शक्तिशाली सत्ता का केंद्र होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी का पूरा खाता सीज कर दिया गया, और एक लंबी लिस्ट है किस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो तमाम एजेंसीज थी उन्होंने कार्रवाई की। और ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट है जो दरअसल कांग्रेस में थे या विपक्षी पार्टियों में थे और उन्होंने रातों रात पाला बदल लिया। इंडियन एक्सप्रेस ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कि 26 ऐसे लोगों के नाम थे, जिसमें 23 के खिलाफ जो केसेस थे वो कमजोर कर दिए गए या खत्म कर दिए गए। तो राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में, वो ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी एजेंसीज का डर खत्म कर दिया, एक तरीके से अभय प्रदान किया है। और जब लोगों का डर खत्म हो जाता है तब लोग उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं और चुनौती देते हैं, खुली चुनौती देते हैं। और जब खुली चुनौती देते हैं तब सत्ता के लिए संकट शुरू हो जाता है। जैसे गांधी जी ने जब लोगों के मन में ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का डर खत्म कर दिया तो लोग सड़कों पर निकलने लगे, लोगों को जेल जाने में डर नहीं लगता था, लोग फांसी के फंदे पर झूलने लगे और लोग किसी भी तरीके का बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। ये डर पहले था, इसलिए नहीं करते थे। आज की तारीख में जो स्थिति है, जिस तरीके से संसद के आखिरी दिन, मानसून सत्र के आखिरी दिन, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में जो नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारा था। तड़ी पार गो बैक, यानी अमित शाह के लिए नारा था। ये नारे लगना ये दिखाता है कि विपक्ष के अंदर अब इनका कोई डर बचा नहीं है, और जब डर नहीं बचता तो फिर आदमी कुछ भी कर गुजरता है। तो ये जो नई चुनौती राहुल गांधी ने, और आपको याद होगा पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कोई समस्या नहीं है, डरो मत। तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा अंकुर, जब उन्होंने कहा था डरो मत, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उन्होंने ऐसे भी पेश किया कि हो सकता है जो ना मिले उनको लगता हो, बोले मैं उनसे 2-4 बार मिला तब मुझे लगा रही है तो कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ये जब उन्होंने साबित कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं के मन में ये भर दिया कि नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो कोई समस्या ही नहीं है, ये राहुल गांधी की नई लीडरशिप है। और राहुल गांधी अगर इस रास्ते पर चलते हुए दिखाई पड़े तो आज नहीं कल वो नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होंगे। और मैं बहुत ध्यान से शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, वो नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होंगे। आपने देखा किस तरीके से 2024 के चुनाव में, जबकि तब तक राहुल गांधी उस तरीके से मर्ज भी नहीं किए थे, भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद न्याय यात्रा जब शुरू की उन्होंने तो अचानक इनकी सरकारों की संख्या जो 303 और 400 सीट के बारे में बात कर रहे थे, वो 240 पे आके सिमट गई। और अगर उड़ीसा ने साथ नहीं दिया होता तो शायद सरकार भी नहीं बनती। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी को लेके, उनकी सरकार को लेके लोगों के मन में एक अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है, एक जो डर था वो खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी का आकलन सिर्फ एक शब्द अभय से होना चाहिए। कैसे उन्होंने भारत की जनता को, विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं के मन में अभय भर दिया है। आपने कहा कि जैसे गांधी ने नेहरू के बारे में जिक्र किया कि ऐसे वो मनोवैज्ञानिक तौर पर जनता के उसका दिमाग को कर रहे थे, वही राहुल गांधी का आपने जिक्र किया कि वही अब है, राहुल गांधी में है और जनता को दिखा रहे हैं, पहले डर खत्म करवा रहे हैं। आपको लगता है नेहरू जहां पर पहुंचे उसी रास्ते पे चलकर राहुल गांधी
नहीं नहीं, ये थोड़ा अन्याय होगा राहुल गांधी के साथ, क्योंकि देखिए, एक बात हमको समझनी चाहिए, नेहरू गांधी जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। वो हर युग में नहीं पैदा होते, हर काल में पैदा नहीं होते, वो कभी कभी पैदा होते हैं। और मैं इस मामले में मेरी राय कोई बदल नहीं सकता, चाहे कितना भी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, हिंदुत्ववादी कितना भी नेहरू को गाली देने की कोशिश करे, कितना भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करे। मैं तो कहता हूं, बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं नेहरू को अपना एक आदर्श मानता हूं। और नेहरू ने जिस तरीके से भारत की राजनीति को लोकतंत्र के रास्ते पर डाला और उसकी जड़ों को मजबूत किया, उन लोगों को अपनी कैबिनेट में रखा जिनसे वो विचारधारा के स्तर पर और अदरवाइज भी पसंद नहीं करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने अपनी कैबिनेट पे रखा, जो अंग्रेजों की एक तरीके से गुलामी तो कहना गलत शब्द होगा, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था तो उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इस आंदोलन को बंगाल में किसी भी हालत में क्रश करना चाहिए। जो हिंदुत्ववादी थे, जो सावरकर के समर्थक थे, जो आरएसएस के समर्थक थे, वो उनको अपने साथ रखा। क्या नरेंद्र मोदी वो कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता। क्या नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी उनका विरोध करके सरवाइव कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। शशि थरूर लगातार कांग्रेस पार्टी से अलग लाइन ले रहे हैं, लेकिन क्या शशि थरूर की सदस्यता गई? क्या उनके ऊपर जेल जाने का खतरा पैदा हुआ? बिल्कुल नहीं। तो नेहरू की तुलना नहीं हो सकती। हाँ, राहुल गांधी को भारत की राजनीति में अगर अपना वर्चस्व बनाना है, अगर उनको अपना प्रभावी ढंग से अपने आप को स्थापित करना है, तो फिर उन्हें अपनी नई लकीर खींचनी पड़ेगी। उनको नए तरीके से राजनीति को प्रभावित करना पड़ेगा। और वो नई लकीर खींचते हुए दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, इसमें मुझे कोई दो राय। देखिए, मैं तो तब से राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं जबकि राहुल के बारे में बात करना फैशनेबल भी नहीं था। जब लोग राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, मेरे बड़े बड़े पत्रकार लोग जो बहुत बड़े बड़े नाम है पत्रकारिता की, वो मुझसे कहते यार तुम क्यों राहुल गांधी। मैंने कहा मैं जो चीज देख रहा हूं वो शायद आप लोग नहीं देख रहे, कुछ समय के बाद आप देखेंगे। राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी खासियत है, उनके मन में निडरता, खौफ नहीं, और ईमानदारी के प्रति उनका कमिटमेंट। जब कोई आदमी, देखिए, आदमी तब नहीं डरता है जब वो बेहद ईमानदार होता है। राहुल गांधी को डराने की, उनकी सदस्यता को खारिज करा दिया गया अदालत से, और खाली करने के फौरन बाद उनका जो है, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई, उनका बंगला उनसे छीन लिया गया। ये वो वक्त था जब राहुल गांधी झुक सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने चुनौती दी। बोला आप मेरा बंगला ले सकते हो, आप मेरी सदस्यता ले सकते हो, आप मुझे नहीं बदल सकते हो। तो ये वही आदमी कर सकता है जो ईमानदार हो। जो भ्रष्टाचारी हो वो इस तरीके वो कर ही नहीं सकता, वो सामना ही नहीं कर सकता सत्ता, क्योंकि उसको हमेशा मालूम है क्या गलती कर रहा। तो पहला कंट्रीब्यूशन उनका ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर आपने देखे, जिस तरीके से उन्होंने संविधान बचाओ का मुद्दा लिया, जिस तरीके से संविधान को लेकर वो जनता के बीच में गए, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आएंगे तो भी वो संविधान को नहीं बदल पाएंगे। जबकि ये वो पार्टी है जिसको संविधान में यकीन ही नहीं है। ये वो पार्टी है जिसकी विचारधारा और जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने हमेशा इस संविधान का विरोध किया और संविधान को बदलने की बात की, उनको मजबूर कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद वो लगातार कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के समय से सारे मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, बोला कास्ट सेंसस क्या होता है, कास्ट सेंसस से कोई वोट मिलता है। यहां तक कि डिबेट की गई कि राहुल गांधी दरअसल एक ऐसा फालतू का मुद्दा उठा रहे जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन 2024 के चुनाव में भी उसका असर दिखाई पड़ा, उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा उसका असर, महाराष्ट्र में उसका असर दिखाई पड़ा, राजस्थान के कुछ इलाकों में दिखाई पड़ा, हरियाणा में दिखाई पड़ा। और आरएसएस को अपनी विचारधारा के विरुद्ध जाके कहना पड़ा कि कास्ट सेंसस तो करना पड़ेगा, लेकिन लोक कल्याणकारी कामों के लिए। यह दूसरी राहुल गांधी की सफलता थी। तीसरा, राहुल गांधी को आपको अच्छी तरीके से याद होगा, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि पाकिस्तान और चीन को अलग करना होगा और यह भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखाई पड़ा किस तरीके से पाकिस्तान चीन की मदद कर रहा था या चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। वो एक तरीके से सरकार को उन्होंने आईना दिखाया। फिर जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया और वो नारा एक लोकप्रिय नारा में तब्दील होने लगा, तब नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो बिल्कुल अपने आप को असहाय पा रहे। अब जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को उन्होंने उठाया है, जिस तरीके से वोट चोरी के सवाल को खड़ा किया है,
वो उनको भारत की राजनीति के केंद्र के बहुत करीब लाके खड़ा कर देता है कि भारत की राजनीति के केंद्र में अभी भी नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अभी भी लोकप्रिय, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पावरफुल लीडर, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी तक ये था कि मैदान में एक ही टीम मैच खेलती थी और वो सारे गोल कर ले जाती थी। अब सामने एक बहुत मजबूत खिलाड़ी आ गया है जो उनके हर दांव का जवाब दे रहा है। तो राहुल गांधी का जो इमर्जेंस है एज अ लीडर, वो भारत की राजनीति और भारत के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। और ये इसलिए ज्यादा शुभ संकेत है क्योंकि पिछले 11 सालों में राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, टेलीविजन चैनल्स को खरीदा गया, एंकरों को खरीदा गया और उन सब ने बेशर्मी के साथ राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की। और वहां से अगर एक आदमी जब बाउंस बैक करके खड़ा होता है तो उसकी ताकत का अंदाजा या उसको हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि जब मानसून सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने जब टी पार्टी दी और उसमें विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया, तो वहां भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी का बिना नाम लिए जिक्र किए हुए बच नहीं पाए। ये दिखाता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के मन में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेके एक डर बैठ गया है। बिल्कुल। तो जैसे पीएम मोदी आजकल उनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि आशुतोष जी ने बताया कि पीएम मोदी के मन में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का डर बैठ गया। और एक बात और कही कि ऐसा अभय निडर आदमी वो हो सकता है जो ईमानदार हो, नहीं तो उसमें डाउट रहता है कि मैं भी कुछ गलत काम कर रहा हूं, तो वो आदमी नहीं बोल पाता इतने एग्रेशन में। और आखिर में बात यही है कि ना कोई ज्यादा भूमिका, एंड में भूमिका तो शुरू में बांधी ना क्लोजिंग कुछ खास, कि राहुल गांधी का दूसरा नाम जो आशुतोष जी ने कहा कि अभय भी हो सकता है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.